आज हम करने वाले हैं आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी गद्य उद्भव और विकास हिंदी गा। इसको हम हिंदी सी के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हम करने वाले हैं अपने हिंदी सी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सेमेस्टर 4 का है। इसके सबसे पहले हम अपने जो हमारा सिलेबस है उसको देख लेते हैं। हमारे सिलेबस की जो इकाई 1 जो है यानी यूनिट फर्स्ट जो उसका जो पहला चैप्टर वो हमारा क्या है, हिंदी गद्य उद्भव और विकास। हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों का परिचय, आत्मकथा, यात्रा, साहित्य, रेखाचित्र, व्यंग और संस्मरण। इकाई 2 में अंदर क्या है हमारा, दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, बहादुर जो हमारे अमरकांत द्वारा लिखी गई है। थर्ड जो हमारी क्या है यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर वो है हमारा साहित्य, जनसमूह के हृदय का विकास, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई है। सच्ची वीरता अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखी गई है। और गेहूं बनाम गुलाब राम वृक्ष बैनीपुरी द्वारा लिखी गई है। इकाई 4 का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट वो हमारा क्या है, घीसा महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। वापसी विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। गंगा स्नान करने चलोगे विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा। तो ये हमारा क्या होगा, सिलेबस होगा। इसी के अंदर से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो हमारी यूनिट फर्स्ट जो है यानी जो इकाई जो फर्स्ट है हमारी, इसके जो वीडियो है मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। जो ये जो सिलेबस है इतना जो पूरा है वो आपका जो हिंदी ए है ना उसके अंदर पूरा सेम ऐसे ही का ऐसा है। यही वाली पूरी यूनिट है, उसको आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। जो हमारी हिंदी ए वाली वीडियो ये है, आप इसको देख लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर से हम सेकेंड यूनिट से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगा स्नान करने चलोगे कहानी का प्रतिपाग लिखिए। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारा गंगा स्नान करने चलोगे जो हमारा संस्मरण है, संस्मरण का मतलब क्या होता है, ऐसी जिसको हम याद करते हो कोई मतलब कि कहानी लिखी गई हो। मतलब कि जैसे हमारे जो पास्ट में जो घटना घटी हम उसको याद करके जब कोई भी कहानी या कोई भी चीज़ बता रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, संस्मरण। वो क्या हो गया हमारे संस्मरण, जो हमारा गंगा स्नान करने चलोगे उसका प्रतिपाग करना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम। विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित है। जो हमारी ये गंगा स्नान करने चलोगे वो हमारे किसके द्वारा लिखित है, विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा। संस्मरण में त्रिपाठी जी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ अपने विद्यार्थी जीवन बिताए गए दिनों सहित द्विवेदी की दिनचर्या, उनकी विद्वत्ता एवं ज्ञान का वर्णन किया है। जो द्विवेदी जी के साथ उन्होंने त्रिपाठी जी ने अपने जो जीवन बिताया था विद्यार्थी जीवन उसका वर्णन, और उनकी जो दिनचर्या रही है, द्विवेदी जी की जो दिनचर्या रही है, उनके ज्ञान के बारे में उन्होंने इस चैप्टर के अंदर बताया है। द्विवेदी जी 30 वर्ष की आयु में ही सुविख्यात यानी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके थे। ठीक है, सन 1956 के आसपास सर्दियों में शाम के समय एक दिन करीब 7 बजे द्विवेदी जी ने लेखक को कहा कि गंगा स्नान करने चलोगे। ठीक है, और मतलब कि जो त्रिपाठी जी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोच में डूब गए कि मतलब कि द्विवेदी जी इतनी रात के समय, वो ठंड के समय में ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि गंगा स्नान करने चलोगे। हाँ, लेकिन जो द्विवेदी जी थे वो गर्मियों के समय में मतलब कि कभी कभार जो होता था वो गंगा स्नान करने जाया करते थे, लेकिन सर्दियों के समय में वो भी रात के समय में वो क्यों बोल रहे हैं, उसी वजह से वो ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं जो त्रिपाठी जी होते हैं। गंगा स्नान की बात को त्रिपाठी जी समझ नहीं पाए, उनको समझ नहीं आ रहा था वैसा क्यों कह रहे हैं। त्रिपाठी जी ने देखा कि गुरुजी विश्वविद्यालय के एक छोर पर जैन विद्वान पंडित सुखलाल के घर पहुंच गए। जो मतलब कि द्विवेदी जी होते हैं वो कहाँ पहुंच गए, एक विश्वविद्यालय के पास एक जो विद्वान आया हुआ था जिसका क्या नाम था, पंडित सुखलाल, उनके पास वो चले जाते हैं। ठीक है, उनसे बात करते हैं और उनका अपने शिष्य से परिचय करवाते हैं द्विवेदी जी, ये सब होता है। फिर जो विद्वान होता है यानी जो वो होता है पंडित सुखलाल होता है, वो क्या कहता है उनसे, त्रिपाठी जी से, अगर तुम्हें विद्वान बनना है तो क्या करना पड़ेगा, संस्कृत पढ़ लो। संस्कृत पढ़ लोगे तो विद्वान बन जाओगे, और पढ़ना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, मतलब रात का जो सोने से पहले क्या करना होगा, 3 घंटे पहले ही हमें भोजन कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर विद्वान बनना चाहते हो तो सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लो, उसके बाद पढ़ो। और लौटते हुए रास्ते में जब आ रहे थे त्रिपाठी जी और द्विवेदी जी, उन्होंने कहा, द्विवेदी जी ने त्रिपाठी जी से यानी शिष्य से कि क्या कहा कि हो गया गंगा स्नान, ऐसा कहते हैं उनसे। द्विवेदी जी मतलब कि द्विवेदी जी से जो काफ़ी ज़्यादा भाषाओं को जानते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, वो संस्कृत भाषा, प्राकृतिक भाषा, अभ्रंश भाषा और बंगला भाषा के मतलब कि विज्ञानी थे और विद्वान थे, मतलब उसको अच्छी तरीके से वो जानते थे, समझते थे। द्विवेदी जी हर घंटे चाय और हर 15 मिनट के अंतराल पर पान खाते थे। मतलब हर घंटे उनको चाय चाहिए और 15 मिनट के अंतराल में क्या चाहिए, उनको पान चाहिए होता है, तो वो पान खाया करते थे। कक्षा में द्विवेदी का
पाठ्यक्रम कभी समाप्त नहीं होता था। कक्षा में वह बड़े विस्तार से पाठ्य बिंदुओं की व्याख्या करते थे। मतलब द्विवेदी जी थे वो एक प्रोफेसर थे यानी टीचर थे, मतलब पढ़ाते थे बच्चों को, स्टूडेंट्स को। तो क्या करते थे, जब वो पढ़ाना स्टार्ट करते थे, जो उनका लेक्चर होता था काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था, विस्तार से वो आराम से एकदम पढ़ाते थे ताकि हर एक बच्चों को आसानी से समझ में आए। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाते थे, किसी भी बच्चे को इस बात में मुश्किल ना हो ऐसे करके। और एक दिन क्या होता है, उनकी 1960 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया तो परेशान रहने लगे। उनको नौकरी से निकाल दिया गया था और क्या हो गया था, सिर पर उंगलियां और मूंछों पर कंघी करने लग गए थे। और सभी लोगों ने कहा कि मतलब कि पुलिस के पास जाओ और रिपोर्ट लिखवाओ, लेकिन वैसा नहीं करते हैं। लेखक ने द्विवेदी के स्वभाव के विषय में बताया कि वे सुख दुख और किसी विवाद की स्थिति में मौन धारण कर लेते थे। मतलब जब भी उन्हें मतलब कभी खुशी होती थी या दुख भी होता था, या किसी भी मतलब कि किसी बात से अगर परेशान है तो किसी पे चिल्लाते या कुछ ऐसा कुछ नहीं करते थे। वो क्या करने लग जाते थे, वो मौन धारण कर लेते थे, मतलब आराम चुप हो जाते थे, किसी से कुछ बात ही नहीं करते थे। नाराज़ वे 3 बातें से होते थे, 3 बातों से वो नाराज़ हुआ करते थे। पहली बात कौन सी, हमारे कोई किसी महिला के चरित्र की निंदा करे। अगर कोई व्यक्ति महिला के चरित्र की निंदा कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रोध आता था और वो नाराज़ हो जाते थे। दोपहर के भोजन के बाद सोते में जगाना, जब दोपहर का भोजन हो जाता है उसके बाद जब वो सो जाते थे, अगर उनको बीच में कोई डिस्टर्ब कर देता था या उठा देता था तो भी वो नाराज़ हो जाते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में हल्की बातें करना, मतलब उनके बारे में मतलब हल्की फुल्की बातें करना, ये भी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आगे क्या है हमारा, त्रिपाठी जी के अनुसार भावभूत को द्विवेदी बड़ा मानते थे। भावभूत जी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बड़ा मानते थे, परंतु कालिदास से कोई बड़ा कह दे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। कालिदास से अगर कोई भी किसी को बड़ा बता देता था तो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। वे साहित्य बहस नहीं करते थे। गुस्से में वे गुस्से का अनुभव कम, थकान का अनुभव अधिक करते थे। ठीक है, जब उन्हें गुस्सा आता था तो गुस्सा का अनुभव उन्हें ज़्यादा नहीं होता था, वो थक जाते थे, उन्हें थकान की जो महसूस है वो ज़्यादा होने लग जाता था। आगे क्या हमारा, द्विवेदी जी मौखिक रूप से किसी की भी प्रशंसा कर देते थे। मतलब चाहे वो उनका साथी हो या ना हो, उनका मित्र हो या ना हो, है ना, चाहे वो उनकी विचारधारा से मिलता हो या ना हो, वो अगर उनको कोई व्यक्ति कोई भी मनुष्य अच्छा लगता था तो उसकी क्या कर देते थे, वो तारीफ यानी प्रशंसा कर देते थे। ठीक है, आगे क्या हमारा, इससे उनके मित्र और परिचितों को बहुत अजीब लगता था। जो उनके मतलब साथी हुआ करते थे उनको बड़ा अजीब लगता था इस बात से कि वह मतलब कि जो उनकी विपरीत विचारधारा वाले लोग हैं उनकी तारीफ किस तरीके से कर रहे हैं। तो उनको बोलते भी थे कि वो तुम्हारी विपरीत विचारधारा वाले लोग हैं, तुम उनकी तारीफ क्यों कर रहे हो। तो वो क्या कहते थे, तारीफ कर देने से क्या बिगड़ जाता है। मतलब कि वो ऐसा कहते हैं कि तारीफ़, अगर हम कोई व्यक्ति अच्छा है अगर उसकी हम तारीफ़ कर देंगे तो उसमें कोई मतलब कि हर्ज नहीं है, कुछ बिगड़ता नहीं है। तो इससे उनके एक चरित्र के पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा उदारवादी व्यक्ति थे। ठीक है, कि मतलब कि वो उनका जो मिजाज था एकदम खुलापन था। मतलब कोई भी व्यक्ति की अगर उन्हें अच्छा लगता था उनकी आसानी से वो प्रशंसा कर देते थे, किसी से जलते नहीं थे, किसी की बुराई नहीं करते थे। ठीक है, ये सब उनकी व्यक्तित्व की क्या है, अच्छाइयाँ हैं, विशेषता हैं हम कह सकते हैं। बिना लिखे पढ़े रह नहीं पाते थे। उन्होंने अपने शिष्य मित्रों, प्रशंसकों एवं पाठकों को बहुत कुछ दिया। ठीक है, वो मतलब कि हमेशा पढ़ते ही रहते थे, उनको बिना पढ़े रहा नहीं जाता था। उनके साथ जो भी लोग रहे हैं उनको उन्होंने बहुत कुछ दिया। परंतु 72 वर्ष की आयु में द्विवेदी जी का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। ठीक है, और उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे क्या है, इस तरह गंगा स्नान करने चलोगे संस्मरण से द्विवेदी के विद्वता, उनके दिनचर्या और उनकी रुचि अभिरुचि के साथ साथ अपने छात्रों के साथ उनकी सहृदयता का पता चलता है। ठीक है, हम जब ये संस्मरण पढ़ते हैं तो हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि किस तरीके का उनका चरित्र था, कैसे वह अपने छात्रों वगैरह के साथ रहा करते थे, क्या उनको पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब हमें इसी संस्मरण में पता चलता है। ठीक है, अगर आपको जैसे कि मैंने आपको सिर्फ ओनली हाईलाइटेड पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैंने बताया। अगर आप इस क्वेश्चन को या पूरी जो हमारी PDF है इसको अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसकी साप प्रसंग व्याख्या करनी है। इसका मैं एक आपको साप प्रसंग व्याख्या करके बता रही हूँ किस तरीके से करना है, जो हमारी दूसरी वाली है। ठीक है, रात का काला मैं रंग दिया,
जो मतलब कि क्या होता है ना साप्रसंग व्याख्या प्रसंग में, कि आपको किसी भी चैप्टर से बीच की कुछ लाइनों को दे दिया जाता है, उसको आपको समझना होता है कि किस चैप्टर से वो ली गई है, उसके लेखक कौन है, और जो ये बात लिखी गई है इसके पीछे का भाव क्या है। इसको फिर आपको क्या करना होता है, इसको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना होता है अपनी भाषा में, ठीक है, अपने आप बना के आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आप क्या बताओगे कि कहाँ से लिया गया है, कौन इसके लेखक हैं, क्या इसके चैप्टर का नाम है, कौन से पार्ट से लिया गया है, ये सब। जिसके लेखक है वो कौन है, रामवृक्ष बैनीपुरी इसके मतलब के लेखक हैं, और ये एक निबंध है, और उस निबंध का क्या नाम है, गेहूं बनाम गुलाब, ठीक है, इस जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है ये। और प्रसंग में आप क्या लिखोगे, प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य अपने जीवन में केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं चाहता, वरन वह मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए भी प्रयास करता है। जो मनुष्य होता है सिर्फ अपने मतलब जो शारीरिक सुख है उसी के लिए मतलब कि प्रयत्न नहीं करता है, प्रयास नहीं करता है, बल्कि उसके जो मानसिक, बौद्धिक और उसके मन को भी संतुष्टि दे सके उस चीज़ के लिए वो हमेशा लगातार प्रयास करता रहता है, इसमें ये बताया गया। अब इसको आपको क्या करना है, व्याख्या करनी, यानी उसको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, अपनी लैंग्वेज में ही आपको इसको लिखना होता है, ठीक है। इसको हम जो आपके जो इसके हाईलाइटेड पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप डीपली के लिए इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। काली रात के व्यतीत हो जाने के बाद मनुष्य प्रातःकाल की लालिमा और सौंदर्य के प्रति आकर्षित होता है। जब काली रात बीत जाती है उसके बाद क्या होता है, सुबह सूरज उगता है अपनी लालिमा के साथ, और उसका जो लालिमा होती है काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होती है, ठीक है। उसी तरीके से जब हमारी पेट की जो भूख है, यानी जो पेट की जो आग है वो बुझ जाने के बाद वह प्रकृति के अनुपम सौंदर्य की ओर उन्मुख हुआ। जो मनुष्य है, यहाँ पे मनुष्य की बात बता रखी है कि जब किसी भी मनुष्य का पेट भर जाता है अच्छी तरीके से, शारीरिक जो सुख है, मतलब शारीरिक सुख यानी जब उसका पेट भर गया है, जब उसको संतुष्टि मिल चुकी है उस चीज़ की, जब वो क्या करता है, जो उसके मन को संतुष्ट कर सके, उसके मानसिक जो है उसको मतलब कि सुख दे सके, तो वो क्या करता है, वो प्रकृति की जो सुंदरता है, जो हरियाली है, पेड़ है, इंद्रधनुष है, इन सब की ओर देखता है, तो उसके जो मन को काफ़ी ज़्यादा क्या मतलब सुखदायी लगती हैं वो सारी चीज़ें। हरियाली के अनेक दृश्य अपने नेत्रों से निहारे तो वह उल्लास से, प्रसन्नता से उछल पड़ा। जब मतलब कि आदिकाल के अंदर क्या हुआ, जब जो आदिवासी लोगों ने जब हरियाली और मतलब प्रकृति को इस तरीके से अपने आँखों से देखा तो क्या हो गया, उल्लास से भर गए एकदम, मतलब उनके मन जो है पूरी तरीके से खुश हो गया। आदि मानव केवल इसलिए प्रसन्न नहीं हुआ कि ये घटनाएं बरस कर तथा खेतों में अन्न उगाकर उसके पेट को भर देगी, मतलब कि वो जो मानव थे वो इसलिए खुश नहीं हुए कि वो जो सारी चीज़ें हैं वो जब बरस जाएंगी और फिर उसके खेतों में उग जाएंगी, अन्न उगाकर उसके पेट को भर देंगे, बल्कि वो क्यों खुश हुआ कि जो प्रकृति का जो अद्वितीय और अनुपम सौंदर्य है वो आकर्षित होकर उसका मन रूपी मयूर नाचने लगा, ठीक है। मतलब कि जो प्रकृति का जो सौंदर्य को देखकर जो उसका मन है वो पूरी तरीके से नाचने लगा, किसकी तरह, मोर की तरह, मोर की तरह उससे मन को बताया गया, मनुष्य के मन को। इंद्रधनुष के बिंब को निहार कर भी मानव मन उल्लास से भर गया। जो इंद्रधनुष जो होता है हमारा, उसको देखकर भी जो मानव है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, उल्लास से भर उठता है। शारीरिक तृप्ति ही नहीं प्राप्त की वरन उसका मन भी तृप्त हुआ, मतलब शारीरिक तृप्ति के साथ साथ जो मनुष्य ने क्या करा, उसके अपने मन को भी तृप्त किया, ठीक है। तृप्ति यानी संतुष्ट किया हम कह सकते हैं। अब इसके विशेष को समझते हैं हम। प्रस्तुत पंक्तियों में मनुष्य के सौंदर्य बोध को एक अलौकिक गुण के साथ मतलब कि के रूप में उसको चित्रित किया गया है, मतलब जो मनुष्य का जो सौंदर्य बोध है उसके साथ उसको चित्रित किया गया है इस पाठ के अंदर। ये सच है कि भूख या कष्ट की अवस्था में सौंदर्य बोध का उल्लास प्रभावित नहीं मतलब करता। जब हमें भूख लग रही होती है या हम मतलब कि खुश नहीं होते हैं, अंदर से हम खुश नहीं है, तो हमें जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी मतलब कि खुशी नहीं देगा, हम उल्लास से मतलब कि भर नहीं पाएंगे, वो हमें प्रभावित नहीं करेगा। परंतु जब हमारा पेट भरा हुआ होता है, हमें संतुष्टि होती है, तो फिर क्या होगा, जो प्राकृतिक भाव है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित लगने लग जाता है। अब इसकी भाषा क्या है, अलंकृत है, मतलब कि अलंकृत मैंने काफ़ी ज़्यादा सजावट के साथ इसको लिखा गया है। जो उसकी शैली है विचारात्मक एवं विश्लेषणात्मक है, व्याख्या विन्यास सुगठित है और शब्द का चयन जो है विषय वस्तु के अनुरूप किया गया है। तो ये क्या हो गया, आपका विशेष हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
वापसी कहानी का सारांश की व्याख्या कीजिए। ये जो हमारी वापसी कहानी है उसके सारांश को आपको बताना है कि पूरे शॉर्ट में आपको इसको भी अपनी मतलब की लैंग्वेज यानी अपनी भाषा में लिखना होता है कि क्या क्या कहानी में बताया गया। जो मतलब जो मेन पॉइंट होते हैं ना सारांश में, आपको सिर्फ और सिर्फ वही बताना होता है, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करना होता है आपको। जो मेन बातें कही गई, जो मेन मुद्दे हैं, आपको सिर्फ उन पॉइंट को लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। गजाधर बाबू 35 वर्ष तक रेल की नौकरी करके अवकाश प्राप्त हुए। जो यहाँ पे एक मतलब कि एक गजाधर बाबू की बात की गई है, जो मतलब कि 35 वर्ष बाद उनको रेल की नौकरी से अवकाश प्राप्त हुआ, मतलब वो रिटायर हो चुके थे। अब वो अपने घर की वापसी की ओर जा रहे थे। उन्हीं की मतलब कि उनकी खुशी जो थी, वो रास्ते में क्या क्या सोचते हैं कि मैं घर जाके ऐसा करूँ, क्योंकि अपने घर से इतने सालों से बिछड़े हुए अकेले वहाँ पे काम कर रहे होते थे। उनके जो बीवी बच्चे होते हैं वो शहर में रह रहे होते हैं और वहीं पे वो मतलब अलग रह रहे होते हैं। वो अकेले वहाँ पे काम करते हैं और उनको पैसे भेजा करते थे। और रास्ते में वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि अब वो घर जाएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे, अपनी बीवी से मिलेंगे। लेकिन उनके साथ एक गलत व्यवहार होता है काफ़ी ज़्यादा। मतलब उनके जो बच्चे होते हैं, उनकी बीवी जो होती है और जो उनके लड़के की बहू होती है, उनका काफ़ी ज़्यादा अपमान करते हैं, उनसे चिड़े चिड़े रहते हैं, उनसे ठीक से बात नहीं करते हैं। तो उस वजह से उनका जो मन होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुख हो जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से मतलब जो हमारा लेखक है वो हमें ये समझाना चाहता है कि आज के युग में क्या हो चुका है कि जो मतलब कि माँ बाप हो गए, उसको जो बच्चे होते हैं वो कुछ नहीं समझते हैं। जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनको मतलब अपमान करते हैं और उनसे मतलब ठीक से बात नहीं करते हैं, उनको एक बोझ की तरह समझा जाता है। ठीक है, इस कहानी के माध्यम से ये हमें लेखक समझाना चाहता है। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या है हमारा। एक और अपने परिवार के बीच जाने की उत्सुकता थी, वहीं दूसरी ओर अपने पड़ोसियों कर्मचारियों का स्नेह उन्हें विशद से भर दे रहा था। मतलब कि एक और तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी थी कि अपने घर जा रहे हैं, अपने घर वापस लौट रहे हैं, लेकिन एक और उनको जो एक दुख दे रहा था वो क्या था, जो जिनके साथ वो इतने सालों से रह रहे थे, उनके पड़ोसी, उनके कर्मचारी, उनको छोड़ने का दुख उन्हें सता रहा था। लेकिन फिर भी क्या होता है, वो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा सोच साच के जाते हैं कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। उन्हें इस बात की अत्यंत खुशी थी कि अब वे अपने परिवार के साथ सुख से रह सकेंगे। मतलब आप सोच रहे थे इतने सालों बाद मतलब मेरे को छुट्टियाँ मिली हैं, अवकाश मिला है, रिटायर हो चुका हूँ, अब मैं आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घर में रहूँगा, शहर में रहूँगा। ठीक है, ये सोच रहे थे वो। गजाधर बाबू स्नेही व्यक्ति थे, काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर प्रेम था, लोगों से अच्छे से बात करा करते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे। काफ़ी उनका जो व्यक्तित्व था बहुत अच्छा था। अपने आसपास के लोगों से उनका मधुर व्यवहार था, मतलब कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करा करते थे। बहुत सारे अरमान लिए गजाधर बाबू अपने घर पहुंचे, मतलब काफ़ी सारे अरमान लेकर वो अपने घर पहुंचे। इतवार का दिन था, यानी संडे का दिन था, उस दिन वो अपने घर पहुंचते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब उनको नाश्ता वास्ता करवा दिया जाता है, उसके बाद वो अपने जो बड़ा बेटा होता है उनका नरेंद्र, उनसे पूछते हैं क्या हुआ, मतलब क्या हो रहा है। पर नरेंद्र क्या हो जाता है, चुप हो जाता है, वो उनसे कुछ बात ही नहीं करता है। जैसे गजाधर बाबू का वहाँ आना अच्छा ना लगा हो, ऐसा उनको महसूस होता है कि उनका आना उनके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। बच्चों के इस व्यवहार से वो दुखी हुए। मतलब जब वो अपने बच्चों को देखते हैं कि वो बिल्कुल भी उनसे बात नहीं कर रहे, उनकी जो बेटी है बसंती, वो भी मतलब कि मतलब चिड़ी चिड़ी रहती है, उनसे ठीक से बात नहीं करती है, मुंह फुला लेती है जल्दी। तो इस व्यवहार से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। गजाधर बाबू घर की हाल चाल देखकर पत्नी को घर के खर्च कम करने की सलाह दी, परंतु पत्नी द्वारा उन्हें सहानुभूति नहीं मिली। मतलब कि जो गजाधर बाबू होते हैं वो घर का देखते हैं कि मतलब घर में काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, उसको देखते हुए अपनी बीवी को बोलते हैं, अपनी पत्नी को बोलते हैं कि घर खर्च जो है थोड़ा कम कर दो ताकि ठीक से चल सके। लेकिन जो उनकी जो पत्नी होती है वो उनको नहीं समझ पाती है, उनसे उनको बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं दिखाती है, तो उसका भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। बसंती ने खाना तो बनाया पर ऐसा जिसे कोई खा ना सके। ठीक है, वो अपनी बेटी से खाना बनाने के लिए बोलते हैं तो वो मतलब कोई उसको खा नहीं पाता, वो इतना बेकार खाना बनाती है। वो जानबूझ के ऐसा करती है। ऐसे अपनी बहू से जब बोलते हैं तो उनकी बहू क्या करती है, जो चूल्हा होता है, चूल्हा चौका, उसको खुला छोड़ देती है और उसके बाद जो वहाँ की दाल जो होती है वो बिल्ली जो होती है उसको गिरा देती है। ऐसी उनकी बेटी जो होती है वो खाना बेकार बनाती है। इस सब को देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग गए थे जो गजाधर बाबू थे। नरेंद्र ने खाना नहीं खाया और अपनी खींच गजाधर बाबू पर उतारने लगा। जब वो जो खाना तो जो था वो काफ़ी ज़्यादा बेकार बना, इसी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पूरा गुस्सा अपने मतलब पिताजी पे उतार देता है। बसंती उनसे मतलब कि रूठ, यहाँ पे रूठ आएगा, मतलब कि रूठ गई और उनके सामने जाने से कतराने लगी। अब उनके सामने भी नहीं जाती थी। पुत्री के इस व्यवहार से उनकी आत्मा
दुखी होती मतलब कि उनकी आत्मा जो है काफ़ी ज़्यादा दुख में रहने लग गई। उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ठेस पहुंची कि उनके बच्चे उनके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। दूसरे दिन जब वह घूम कर आए तो देखा कि बैठक में उनकी खाट उठाकर छोटी कोठरी में रख दी गई है। उनकी जो खाट थी वो एक आंगन में बिछी हुई थी, लेकिन उस खाट को क्या करा उनके बच्चों ने, एक छोटी सी कोठरी में जाकर रख दिया। अब गजाधर बाबू को ऐसा एहसास होने लगा कि जैसे परिवार में उनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। इस घटना के बाद वे चुपचाप रहने लगे। ठीक है, वो बिल्कुल शांत हो गए कि किसी से कुछ भी बात नहीं करते थे। लेकिन इस मतलब कि उनकी जो चुप्पी का कारण किसी ने भी नहीं पूछा, ना ही उनकी पत्नी ने, ना ही उनके बच्चों ने। गजाधर बाबू ने एक दिन अपने घरेलू नौकर को काम से हटा दिया। मतलब कि उनको लगता था कि जो नौकर हैं मतलब कि ऐसे ही बिना फालतू में रखे गए हैं, क्योंकि इतना काम भी नहीं हुआ करता था जितना मतलब कि जो नौकर रख रखे थे। इसी वजह से उस नौकर को निकाल देते हैं, सोचते हैं कि जो उनकी जो बेटी है, उनकी बहू है, उनकी पत्नी है, मिल के काम कर लेगी। इसी वजह से वो नौकर को निकाल देते हैं। और ये बात सुनकर जो उनका बड़ा बेटा नरेंद्र होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, आग बबूला हो उठता है। ये सब देखकर उनका मन विचलित हो उठा और उन्होंने मन ही मन तय किया कि अब वह उन्हें यहाँ नहीं रहना, मतलब वो सोच लेते हैं कि अब उन्हें यहाँ पे नहीं रहना है, वो ये घर छोड़ के चले जाएंगे। क्या होता है बाद में रामजी मिल वालों ने उन्हें अपनी चीनी की मिल में नौकरी का प्रस्ताव दिया था। मतलब जब उनको अवकाश प्राप्त होता है रेलवे से, जब उनको एक रामजी मिल थे, उन्होंने उनको चीनी में नौकरी करने के लिए मतलब कि प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस समय वो इनकार कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अपने घर जाके रहेंगे आराम से। ठीक है, लेकिन उन्होंने परिवार के साथ रहने की कल्पना के कारण स्वीकार नहीं किया था उस समय में। अब उन्होंने इसके लिए रजामंदी भेज दी। अब वो क्या करते हैं, जब उनको पता चला कि उनके बच्चे, उनके बीवी पत्नी, जो सब कुछ जो भी है उनका परिवार उनसे खुश नहीं है, तो वो उस चीज़ को अब क्या कर देते हैं, मतलब रजामंदी हो जाते हैं और उसका प्रस्ताव भेज देते हैं। उन्होंने पत्नी से कहा कि क्या वह उनके साथ चलेगी, परंतु पत्नी ने इनकार कर दिया। उनकी पत्नी ने भी उस चीज़ को इनकार कर दिया। अब उनकी पत्नी, वो समझ चुके थे उनकी पत्नी क्या हो चुकी है, स्वार्थी हो चुकी है। उनको अपने पति से ज़्यादा अपने बच्चों की परवाह है। उसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुख हो जाते हैं और वो अपना जो पारिवारिक सुख होता है उसको छोड़कर अब वापस से चले जाते हैं, रिक्शे में बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, उनका बिस्तर को क्या कर दिया जाता है, उनके रिक्शे पर लाद दिया जाता है। एक नज़र जो है अपनी परिवार पर डाली, देखा और उतने में उनका रिक्शा जो हो जाता है वो चलने लग जाता है। परिवार के सभी लोग प्रसन्न हुए और गजाधर बाबू की चरपाई घर से बाहर निकाल दी गई। ठीक है, अंत में ऐसा होता है कि उनकी जो चरपाई होती है, जो छोटी सी कोठरी में थी, उसको वो निकाल कर फेंक देते हैं। तो हम इस कहानी से देख सकते हैं कि मतलब कि कैसा समय आ चुका है कि जिस बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी थी, अपनी कमाई उन्होंने सिर्फ उनके लिए रखी कि वो शहर में आराम से रह सकेंगे, पढ़ सकेंगे, और वो अकेला मतलब कि रहकर मेहनत कर रहे थे, रेलवे की नौकरी कर रहे थे। तो और जब वो जब अवकाश प्राप्त करके आराम करने के लिए वहाँ पे उनके अपने घर आते हैं अपने बच्चों के साथ रहने, तो उनके बच्चों का व्यवहार इस तरीके का होता है कि उनका जो दिल होता है, उनकी जो आत्मा होती है, वो पूरी रोने लग जाती है। उतने ज़्यादा निराश होकर वापस से लौट जाते हैं अपने घर को छोड़कर। उनकी जो पत्नी होती है वो भी उनको नहीं समझ पाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। घीसा पाठ का मूल संवेदना कीजिए। हमें जो हमारा घीसा पाठ है, जो किसके द्वारा, महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है, उसके बारे में, उसकी मूल संवेदना को बताना है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित घीसा अत्यंत मर्मस्पृह रेखा चित्र है। रेखा चित्र का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक जो आर्टिस्ट होता है, वो क्या करता है कि जो बिना रंगों के जो वो एक जो कलाकारी करता है, जिसके अंदर कोई भी रंग नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्केच कहते हैं, है ना। जिसके अंदर रंग भरा हुआ है, ओनली जो पेंसिल से बनाई जाती है, उसको स्केच कहते हैं। उसी से ये रेखा चित्र, जो स्केच से इंग्लिश के स्केच शब्द से ही हिंदी का रेखा चित्र निकला है, जिसके अंदर क्या होता है कि पुरानी यादों को सोचकर मतलब उसको लिखा जाना। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। जो महादेवी वर्मा होती हैं, उनके घर के थोड़े दूर बाहर एक गांव होता है, उनको उस गांव से काफ़ी ज़्यादा प्रेम होता है। महादेवी वर्मा जो थी वहाँ पर आती जाती रहती थी, उनको वहाँ का आकर्षण बहुत ज़्यादा था और उनको बहुत अच्छा लगता था। वो गाँव में मतलब घूमती थी, फिरती थी, देखती थी, और उन्होंने एक दिन ध्यान दिया कि वहाँ के जो दलित बच्चे हैं और जो मतलब गरीब निर्धन बच्चे हैं, उनको पढ़ाना चाहिए। उन्होंने ऐसा सोचा कि जो दलित और जो गरीब बच्चे हैं उनको, उन सभी बच्चों को पढ़ाना और लिखाना चाहिए। महादेवी वर्मा सप्ताह में एक दिन नदी के पार बच्चों को पढ़ाने के लिए जाने लगी। उन्हीं बच्चों में घीसा भी था, और उन्हीं बच्चों में से एक किसका क्या नाम था, घीसा। घीसा एक विधवा स्त्री का बेटा था। उसके जो पिताजी की मृत्यु उसके होने से पहले ही हो चुकी थी।
के पैदा होने से पहले उसकी जो पिता की मृत्यु हैजा से हो चुकी थी। घीसा को माँ अपने आसपास मतलब कि पड़ोस में लीपा पोती करती थी। जो घीसा की जो माँ थी वो आस पड़ोस में मतलब घर के काम करती थी, लीपा पोती करती थी, और अपने बेटे को मतलब घर में तो कोई था नहीं इसलिए अपने बेटे को अपने साथ ही ले जाया करती थी। और उनका जो बेटा था वो उनके साथ रहा करता था और मतलब ज़मीन पे घिसटता रहता था, हमेशा चारों तरफ उनके घूमता फिरता रहता था। इसी कारण से जो घीसा का नाम क्या पड़ गया, मतलब उसका नाम घीसा पड़ जाता है क्योंकि ज़मीन पे घिसटता रहता था इसीलिए। जन्म के समय माँ को समाज की अनचाही बातों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पिता की मृत्यु उस घीसा के पैदा होने से हो चुकी थी, इसलिए समाज में उन्हें काफ़ी ज़्यादा तानों का, बातों को सुनना का सामना करना पड़ा। ठीक है, इसका प्रभाव घीसा के स्कूल में दाखिले के समय देखने को मिला। जब इसको स्कूल में दाखिला करवाना था तो उस समय इसका प्रभाव दिखाई दिया, कैसे कि लोग और भी ज़्यादा उनको मतलब बातें सुनाने लगे कि नहीं इसका मतलब कि दाखिला ना करवाया जाए, इसको स्कूल में दाखिला ना दिया जाए, इसकी माँ वैसी है वैसे, मतलब लोगों के ताने सुनने पड़े, समाज के ताने सुनने पड़े। लेकिन महादेवी ने किसी की भी नहीं सुनी, उन्होंने इसका दाखिला कर लिया। महादेवी गाँव के बच्चों को महीने में केवल 4 दिन ही पढ़ा पाती थी और बाकी दिन वो अपने जो उनके जो काम हुआ करते थे उनमें व्यस्त रहती थी। घीसा का पढ़ाई के प्रति लगाव, सादगी और गुरु के प्रति भक्ति भावना को देख महादेवी का मन पिघलने लगा था। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि घीसा का जो व्यवहार था वो काफ़ी ज़्यादा गुरु के प्रति एक भक्ति भावना थी, उनकी बातों का पालन करा करता था। पढ़ाई में भी उसका जो दिमाग था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसलिए उन महादेवी वर्मा का जो मन है वो पिघलने लगा था उसके प्रति। घीसा की अज्ञानकारी प्रवृत्ति उन्हें बेहद आकर्षित करती। महादेवी वर्मा ने इस रेखाचित्र में अनेक संदर्भों द्वारा घीसा के चरित्र की विशेषताओं का पक्ष रखा है। एक बार क्या होता है कि जो महादेवी वर्मा की काफ़ी ज़्यादा बीमारी की वजह से वो क्या कर लेती हैं, अवकाश प्राप्त करती हैं, मतलब छुट्टी लेने चली जाती हैं, छुट्टी लेके मतलब पाठशाला से कुछ दिन के लिए छुट्टी लेती हैं। और फिर क्या होता है, जो घीसा सभी बच्चे जो होते हैं उनको एक उपहार दे रहे होते हैं और जो घीसा क्या करता है, अपना नया कुर्ता बेचकर उनके लिए एक तरबूज लाता है, तरबूज का भेंट देता है उन्हें। जो एक उसका नया कुर्ता होता है उसको वो त्याग देता है। लेखिका को जब इस बात का पता चलता है तो वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा भावुक हो उठती है ना। तुरंत ठीक होते ही महादेवी वर्मा जब वापस लौटी, जब उनकी जो बीमारी ठीक होती है, जब वापस लौटती हैं उस गाँव में, तो देखती हैं कि घीसा अब इस संसार में नहीं है, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। ठीक है, ये एक मतलब सत्य घटना है जिसको महादेवी वर्मा ने लिखा है कि मतलब वो जहाँ पे वो स्कूल पढ़ाने जाया करती थी, जहाँ पे वो पाठशाला लिया करती थी, उसी में से जो बच्चा था वो जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा समाज को ताने सुनने मिले थे, उसको और उसकी माँ को, और उनके साथ अत्याचार हुआ था, है ना, ये सब हुआ था। तो उस चीज़ को उन्होंने इस कहानी के द्वारा हमें समझाना चाहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सच्ची वीरता कहानी का सारांश लिखिए। जो हमारी सच्ची वीरता कहानी है उसका हमें सारांश लिखना है। सारांश में जो सच्ची वीरता है उसके अंदर हमें सच्चे वीरों के बारे में बताना है। सच्ची वीरता निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। इन्होंने इस प्रेरणादायक निबंध में सच्चे वीर और सच्ची वीरता का बहुत सुंदर वर्णन किया है। वह लिखते हैं, सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर होती है। जो वीर लोग होते हैं, जिनके अंदर सच्ची वीरता होती है, उनका जो मन होता है काफ़ी ज़्यादा शांत और गंभीर होता है, बिल्कुल किसकी तरह, समुद्र की तरह, जो काफ़ी ज़्यादा विशाल और गहरा है और आकाश की तरह एकदम स्थिर होता है। वीर पुरुष कठिनाइयों और संकटों से तनिक भी विचलित नहीं होते हैं, मतलब उन्हें जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनके जीवन के अंदर उससे कभी भी परेशान नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं। आगे क्या है हमारा, लेखक ने एक कहानी द्वारा अपनी बात को स्पष्ट कराया है, मतलब और ज़्यादा स्पष्ट कराया है। वो क्या बताते हैं, कैसे स्पष्ट कराया है। गुलाम कैदी से बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो। गुलाम क्या बोलता है, हाँ मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ, मतलब मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा फिर भी जो तुम्हारी बुरी बातें हैं उनका मैं हमेशा से तिरस्कार करूँगा। इस गुलाम ने बादशाह की हद दिखला दी, मतलब उसकी औकात को दिखला दिया। जो सच्चे वीर होते हैं वो किसी से डरते नहीं होते, जितने भी कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति उनके सामने आ जाए लेकिन वो अपनी बात को रखते ही रखते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। आगे क्या है हमारा, झूठे राजा मारपीट कर कायर लोगों को डराते हैं। जो राजा होते हैं, जो शक्तिशाली राजा होते हैं, क्या करते हैं, लोगों को, वो कायर होते हैं इसलिए लोगों को मारपीट के द्वारा डराते हैं। और दूसरी कहानी वो क्या बताते हैं यहाँ पे लेखक हमें, मंसूर ने अपनी मौज में कहा, मैं खुदा हूँ। दुनिया वाले थे उन्होंने क्या कहा, बादशाह ने कहा
ये काफिर है। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा कर दी, मतलब लोगों ने उसको इतना मारा, इतने ज़्यादा पत्थर मारे कि उसकी पूरे शरीर की बुरी दशा कर दी। मुंह से हर बार यही शब्द निकला, मतलब कि उसके हमेशा यही बात बोलता रहा वो आखिरी तक कि मैं एक ब्रह्मा हूँ, मतलब मैं एक खुदा हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ एक खेल था, मतलब वो लास्ट तक उसकी जो वीरता है, उसकी सच्ची वीरता, वो यही बोलती रही। वो लोगों से डरा नहीं, किसी और भाषा से बिल्कुल भी डरा नहीं। आगे क्या है, महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठ रही थी। फौज ने कुछ उत्साह प्रकट नहीं किया तो उस वीर को जोश आ गया। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। देखिए उत्साह और जोश का कमाल। मतलब एक राजा होता है, वो मतलब कि पूरी एक नदी को पार करने के लिए कहता है, लेकिन वो इतनी गहरी, उसके अंदर इतना पानी होता है कि सभी सिपाही जो होते हैं, उनके जो फौज होते हैं, वो डर रहे होते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी उत्साह नहीं होता है। उसी में से एक वीर क्या करता है, वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश होता है। महाराजा क्या करता है, उस दरिया के अंदर घोड़ा डाल देता है और उसी समय जो पूरी जो वो होती है सूख जाती है और पानी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आगे क्या है हमारा, सच्ची वीरता के सामने उफनती दरिया कैसे मार्ग बदल देती है। इसी तरह जब श्री राम ने समुद्र के ऊपर अपना बाण तान दिया तो समुद्र भी त्राही त्राही करते हुए हाथ जोड़कर मार्ग दे दिया। आगे क्या है हमारा, वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी वीरता की अभिव्यक्ति लड़ने, मरने और खून बहाने में, तलवार के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के मूल तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध की तरह होती है। वीरता एक प्रकार की प्रेरणा है। ठीक है, इसका जो विकास है वो मतलब कि इसको कोई चुरा नहीं सकता है। वो अंदर से, हमारे जो वीरता होती है वो अंदर से खुद प्रेरणा बनकर बाहर आती है। उसको हम कभी भी नकल नहीं कर सकते हैं वीरता की। इसका विकास हुआ, एक नया कमाल नज़र आया, मतलब भी इस वीरता का विकास हुआ, एक नया ही कमाल नज़र आया है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है जिसे देखकर लोग क्या हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। वीर पुरुष के लाखों अनुयायी हो जाते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं उनके लाखों अनुयायी यानी जो उनके पीछे चलने वाले, उनकी विचारधारा, उनकी बातों को मानने वाले लोग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुयायी। उसका मन और विचार, सबके मन और विचार बन जाते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं, जैसी उनकी विचारधारा होती है, जो उनकी थिंकिंग होती है, वो सब क्या करने लग जाते हैं, वो लोग भी उसी को मानने लग जाते हैं। ठीक है, और जो उनके अनुयायी होते हैं उसी की राह पर जो उन्होंने बताया होता है उसी की तरह चलने लग जाते हैं। जो उन्होंने कहा होता है, जैसी जैसी बातें बताई हो जाती हैं उनके द्वारा, वीर पुरुषों द्वारा, लाखों सालों तक लोग उसी की तरह उन्हीं के बातों पर चलने लग जाते हैं। लेखक सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि वीरों के बनाने का कोई कारखाना नहीं होता, मतलब कहीं पे भी वीरों को बनाया नहीं जा सकता। वह तो देवदार वृक्ष की तरह जीवन के जंगल में खुद ब खुद जन्म और विकसित होते हैं। देवदार वृक्ष कौन से होते हैं, जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा ना, वही होता है। मतलब कि देवदार जो वृक्ष होता है वो खुद ब खुद जंगल में उगता है, वो खुद ही विकास करता है। वैसे जो वीर होते हैं वो खुद जन्म लेते हैं और खुद अपने अंदर जो वीरता होते हैं वो पैदा करते हैं। आगे क्या है हमारा, कुदरत का यह अनमोल उपहार जो है वो मतलब कि कहीं पे भी मतलब हिल नहीं सकता है, कोई भी इसको हिला नहीं सकता है। जो उसकी बात होती है वो लाखों सालों तक वैसी की वैसी ही चलती रहती है। सूर्य और चंद्रमा हिल जाएं परंतु उसका अटल निश्चय ना हिलता है। वह वीर ही क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म हो गया और झट से ठंडा हो जाए। जैसे टीन के जो बर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी से वो गर्मी में क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और ठंड में जल्दी से ठंडे हो जाते हैं, है ना। जैसी सिचुएशन आती है उसी के हिसाब से वो ढल जाते हैं। लेकिन जो सच्चे वीर का उन्होंने बताया है वो ऐसे नहीं होते हैं। वो हर परिस्थिति, कभी भी किसी भी जो परिस्थिति आते हैं उसके अंदर कभी विचलित नहीं होते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं ना, जो सच्चे वीर होते हैं, वीरों की विशेषता सुनकर हम सब के अंदर भी वीरता का जोश आ जाता है। मतलब जो जैसे अगर आप किसी भी वीरों के बारे में पढ़ते हो, जैसे आप स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ते हो, तो आपके अंदर देश प्रेम कितनी जल्दी जाग जाता है हमारे अंदर, है। हम सोचते हैं हम भी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो कुछ ही क्षण के लिए रहता है, कुछ ही देर के लिए रहता है।
जाता है और कुछ दिनों बाद वो क्या हो जाता है, अपने आप चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो मतलब कि पूरी हमारे अंदर से नहीं आया है, अंदर से मौजूद नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ें बिल्कुल अंदर तक नहीं फैली हुई हैं। वो ऊपरी दिखावा के लिए हम ऐसा करते हैं, जो एक टीन की तरह है। जो यहाँ पे लेखक ने बताया वो क्या है, एक टीन की तरह है। वो मजबूत और मोटे चट्टानों की तरह अटल और मतलब अटल नहीं है, बिल्कुल मजबूत नहीं है, ये उन्होंने बताया। जो हम अगर किसी वीर को सुनकर अपने अंदर वीरता के जोश को ले आते हैं, हम कहते हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है। तो उस चीज़ को उन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। कौन सा हमारा बहादुर कहानी का कथा वस्तु और सारांश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो बहादुर कहानी है उसकी कथा वस्तु भी बतानी है हमें और उसका सारांश को बताना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, जी कथा वस्तु। बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक विधान कहानी है। ठीक है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, श्री अमरकांत द्वारा लिखी गई है। आधुनिक मध्यम वर्गीय सामाजिक दिखावटी मानसिकता से ग्रहण की गई है। जो इस चैप्टर के अंदर यानी इस कहानी के अंदर क्या दिखाया है हमें लेखक ने, जो मध्य वर्गीय जो लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, वो समाज में काफ़ी ज़्यादा दिखावा करते हैं। जो दिखावे के लिए वो चीज़ें ग्रहण करते हैं, उसकी उनकी मानसिकता कैसी होती है, उस चीज़ को यहाँ पर इस कहानी में दर्शाया गया है। मध्य वर्गीय परिवार स्वयं को समाज में उच्च वर्गीय और प्रतिष्ठित व्यक्ति दिखाने के लिए नौकर रखते हैं, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, जो मध्य वर्गीय होते हैं अपने मतलब की जो दिखावा होता है ना, उसको दिखाने के लिए और लोगों के सामने जो उच्च वर्ग के लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको दिखाने के लिए क्या करते हैं, जानबूझकर अपने घर में नौकर रखते हैं। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो दिखावे के लिए वो ऐसा करते हैं। नौकरों के प्रति उनका व्यवहार कितना असभ्य और क्रूर हो जाता है कि वह मानवता की सारी हदें पार कर जाते हैं। ठीक है, इस कहानी के अंदर भी ऐसा ही होता है बहादुर के साथ, कि जो मतलब नौकर जो होता है उनका बहादुर उसके साथ इतना असभ्य और क्रूर व्यवहार करते हैं कि वो उनकी जो मानवता है पूरी हदें पार कर देते हैं वो लोग। इसके अंदर जो हमारा जो नौकर है वो कौन है, बहादुर है। यही इसका मेन मतलब कि हम कह सकते हैं वो है, नायक है। पहाड़ जो कहाँ से आया है, पहाड़ों से आया है ना, मतलब कि पहाड़ी साइड से आया है जो बहादुर होता है। इसका पूरा नाम होता है दिल बहादुर। पहाड़ी नौकर बहादुर की कहानी है। ठीक है, और उसका मुख्य विषय क्या है, मुख्य विषय के रूप में उठाया गया है कि नौकरों की भी अपनी मान प्रतिष्ठा और भावना होती है, भले ही वह बालक क्यों ना हो। जो नौकर होते हैं उनका भी आत्मसम्मान, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर उनके मतलब आत्मसम्मान की ठेस पहुंचाई जाएगी तो उनको भी दुख होगा, उनको भी दर्द होगा। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, कोई भी हो, सभी को दुख होता है अगर कोई उनके मतलब चरित्र या उनके किसी भी कैरेक्टर पे बात उठाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके सारांश को पढ़ते हैं हम अपने। दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो इस कहानी का नायक है। ठीक है, और उनके जो पिता की जो मृत्यु होती है वो युद्ध में बचपन में ही हो चुकी होती है। माँ उससे बहुत पीटती थी। जो उसकी माँ होती है दिल बहादुर की, काफ़ी ज़्यादा उससे मारा करती थी। इसी डर से, इसी वजह से वो क्या कर देता है, उसको छोड़कर शहर आ जाता है। इसलिए वह घर से भाग आया और उसने एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकर बन गया, नौकरी कर ली, मतलब वहाँ का नौकर बन जाता है। ठीक है, आगे होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत करता है, परिश्रमी होता है, सारे काम वो करता है। गृह स्वामिनी निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। वो सभी काम झटपट कर दिया करता था, काफ़ी ज़्यादा बहादुर होता है। इसलिए उसकी जो वहाँ की जो निर्मला होती है, जो गृह स्वामिनी है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा खुश रहा करती थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। जो बहादुर का नाम पूरा क्या था, दिल बहादुर। उसके नाम से दिल किसने हटा दिया, निर्मला ने हटा के उसका नाम सिर्फ क्या रख दिया, बहादुर रख दिया। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता, मतलब पूरा दिन इधर से उधर पूरी साफ सफाई करता, घर को हमेशा चमचमाता हुआ रखता और रातों तक काम करता था और सुबह फटाफट उठ के फिर दोबारा काम में लग जाता था। वह इसी में खुश था और हर समय हंसता रहता था। कभी भी इसने इसके प्रति दुख प्रकट नहीं किया, हमेशा खुश रहा करता था, हंसता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी, सभी को हंसाता और खुद भी हंसता था। निर्मला का एक बड़ा लड़का था जिसका नाम था किशोर। एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शान शौकत और रोब दाब से रहने का समर्थक था, मतलब उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घमंड था।
उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घमंड था, एटीट्यूड था। इसी वजह से क्या करता है, वो सारे जो नौकर समझ को बहादुर के को ही सारे काम अपने दे दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में तनिक सी भी आप सावधानी बरतता तो उसको वो गालियाँ दिया करता था, उसको मारा भी करता था। अगर उससे थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी उसको गालियाँ भी देता था और उसे पीटा भी करता था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कहा। बहादुर इस गाली को सहन ना कर सका, उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। जब निर्मला ने पति ने भी उसे डांटा तो उसने कहा, बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इतना कहकर वह रो पड़ा। मतलब कि जो उसके पिताजी होते हैं किशोर के, वो पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा, और उसको डांटते हैं किशोर को। वो फिर कहते हैं, वो किशोर के बारे में बताता है कि उसने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया, और ये इतनी सी बात कहकर वो रोने लग जाता है। ठीक है, आगे क्या होता है। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी। हमेशा शुरू में जब बहादुर उसके घर में आता है नौकर बनकर, तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रहा करती थी, टाइम से खाना देती थी, उसके खाने का ध्यान रखती थी और रोटी भी बनाकर उसे खुद ही दिया करती थी। लेकिन बाद में उसकी जो पड़ोसन होती है उसको काफ़ी ज़्यादा भड़का देती है। कहती है कि अगर नौकरों को मतलब कि सिकी सिकी रोटियाँ खिलाओगे, फूली फूली रोटियाँ, तो वो सिर पर चढ़ जाते हैं। इसी वजह से वो क्या करती है, वो मतलब कि उसके बहकावे में आ जाती है निर्मला और रोटी बनाने से इनकार कर देती है। अब बहादुर को क्या होता था, बहादुर की रोटियां सेकने से वो बंद कर देती है। अब उसको खुद बनाना पड़ता था अपना खाना। अब घर की स्थिति यह हो गई कि ज़रा सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे पीटते। अब बहादुर से थोड़ी सी भी गलती हो जाया करती थी तो निर्मला भी उसे मारा करती थी, उसका बेटा किशोर भी उसे मारा करता था। और ये गालियाँ सुन कर, पीट पीट कर, और उस डर से उसको और भी गलतियाँ करती थी। जब कोई हमें मारता है और हमें ये डर बना रहता है कि हमसे कोई गलती ना हो, और इस वजह से और ज़्यादा हमसे गलती हो जाया करती थी। ठीक है, गलतियाँ और भूलें अधिक होने लग गई थी। पहले नहीं होती थी कि हमेशा उसे प्यार से रखा जाता था, अब उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वो अंदर से जब खुशी नहीं है तो काम में तो गलती होगी, तो ऐसा होने लग गया। निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। एक दिन ऐसा होता है कि निर्मला के घर रिश्तेदार आते हैं उसके। ठीक है, जब वो नाश्ता वाश्ता हो जाता है उनका, अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर भी छानबीन करने लगी। चारपाई के पास, कमरे में, सब जगह वो छानबीन करने लगी। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ तो वो क्या बताती है, उसने चारपाई के ऊपर 11 रुपये रखे थे, है ना। उन्होंने मतलब चारपाई पे 11 रुपये रखे थे, वो किसी ने और निकाल लिए हैं, वो चोरी हो गए हैं। और ये सारी बात किस पे आ जाती है, संदेह जो होता है, चोरी का इल्ज़ाम किस पे लगाया जाता है, बहादुर पे लगाया जाता है। और बहादुर पूरा मना करता है कि नहीं, मैंने नहीं करा। जब बहादुर से सारी बातें पूछी जाती हैं तो बहादुर इससे पूरे साफ मना कर देता है कि नहीं, वो पैसे मैंने नहीं उठाए हैं, उससे वो इनकार कर देता है। फिर भी उससे खूब पीटा जाता है, सभी लोग उसे मिलकर बहुत मारते हैं। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा। ठीक है, सबको लगता है वो डर से, पिटाई के डर से वो अपना अपराध स्वीकार कर लेगा। लेकिन जब उसने चोरी नहीं करी थी तो वो कैसे हामी करता कि हाँ मैंने चोरी करी है, मैंने पैसे लिए हैं। लेकिन जब उसने रुपए लिए ही नहीं तो वह कैसे कहता कि रुपए उसने उठाए हैं। उस दिन के बाद से बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा। खिन्न यानी उदास रहने लगा, चुप रहने लगा। पहले वो हंसता था, खेलता था, काम करता था, दौड़ता रहता था हमेशा इधर से उधर काम करने के लिए, लेकिन अब वो बिल्कुल शांत पड़ गया था। उसके स्वाभिमान उसको काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची थी। ठीक है, और उसको मारा भी जाता था, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया था। एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर, पहनने के कपड़े, जूते आदि सभी सामान, जो भी इसका सामान था, वो घर में ही छोड़कर, यानी निर्मला के घर में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटते हैं तो देखते हैं निर्मला ने अपने सर पर हाथ रखा हो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखती है। तो वो उसके पति उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, और वहाँ का पूरा घर भी बिखरा हुआ था। उससे जब पूछते हैं तो वो जब बताती है कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया है। जब ये बात उन्हें पता चलती कि वो अपना सारा सामान, जो भी उसकी मतलब कि सैलरी भी रह रही थी, वो सब छोड़कर वो घर से चला जाता है। तो इन लोगों को जब एहसास होता है, जो निर्मला, उसके पति और जो किशोर होता है, कि जो किशोर वो है बहादुर है, वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार और विश्वासी है ना। हमने उस पर बेफालतू में इतना ज़्यादा शक करा, उसको मारा
वो इतना ज़्यादा मेहनती लड़का था, उसके जाने के बाद उनको एहसास होता है कि उन्होंने बहादुर के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत व्यवहार किया, उसको मारा पीटा, काफ़ी ज़्यादा गलत किया। सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। सभी लोग क्या हो गए, पश्चाताप करने लगे, बुरा मानने लगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है जो मध्यवर्गीय लोग होते हैं वो अपने दिखावट के लिए क्या करते हैं, और जो नौकर होते हैं, जो नीचे तबके के लोग होते हैं, उनके साथ जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनको कुछ भी नहीं समझा जाता है। यही समझाना चाहा है लेखक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दो बैलों की कथा में लेखक या पात्र के द्वारा समूह या पूरी जाति का चित्रण कीजिए। ठीक है, दो बैलों की एक ऐसी कथा है, इसके द्वारा लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं कि जब भी कोई भी हम पे, अगर हमारे पे गुलामी, जैसे कि हमारा ये 1947 में जब हम आज़ाद हुए, उससे पहले क्या था, अंग्रेज़ों का भारत पूरी तरीके से शासन था, उन्होंने हमें गुलाम बना रखा था। उस गुलामी से लड़ने के लिए कितने लोगों ने अपनी जानें शहीद कर दी, स्वतंत्रता सेनानी ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने आंदोलन किए, जब जाके हमें 1947 में जाके आज़ादी प्राप्त हुई। उससे पहले कितनी लड़ाइयाँ, कितनी जानें गई, है ना। अगर हम हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहते तो आज भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहते, हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाते, हम हमेशा गुलाम रहते। तो ये एक व्यंग स्वरूप यहाँ पे कहा गया लेखक द्वारा कि मतलब अगर हम अपनी आज़ादी के लिए नहीं लड़ेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो हमें जो वो हैं अंग्रेज हैं वो हमें गुलाम बनाए रखते और कभी भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। ठीक है, लेखक भारतवासियों के सरल सीधे स्वभाव के विषय में व्यंग्यपूर्वक यह कहता है। ठीक है, इसे क्या बताया गया है, एक व्यंग्यपूर्वक बताया गया है। ठीक है, क्योंकि जो भारतवासी हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीधे और सरल स्वभाव के हैं, उन पे मतलब आसानी से गुलाम बनाया जा सकता था उनको, इसलिए अंग्रेज़ों ने उन पे इतने सालों तक मतलब गुलामी करी और उनको हमेशा उनके ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार करा। कुछ लोग तो हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहे, उनकी गुलामी को सहते रहे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग थे जिन्होंने इनकी गुलामी का विरोध किया, लड़ाइयाँ लड़ी, आंदोलन किए, जब जाके हमें 1947 में जाके हमें आज़ादी प्राप्त हुई। तो इस कहानी में हमें क्या बताया गया है, दो बैलों के बारे में बताया गया है जिनके ऊपर भी ऐसी तरीका काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा होता है। वो झूरी के दो बैल होती हैं, जो इसका एक का नाम होता है हीरा, एक का नाम होता है मोती। ठीक है, दोनों क्या है, मतलब कि झूरी के घर में रहा करती थी शुरू से ही, उसी ने उनको पाला था और हमेशा वो एक साथ रहा करती थी। उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता थी, लेकिन जब झूरी उनको अपने साले को दे देता है तो उनके द्वारा उस पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जाता है, उसको खाना नहीं दिया जाता इन दोनों को। इसी पूरी कहानी को इसमें बताया गया है। ठीक है, कहानी आप इसको पढ़ लेना, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, लेखक या पात्र के द्वारा समूह या पूरी जाति का चित्रण करना है हमें। ठीक है, उसके बारे में हमें बताना है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, हमारा जो यहाँ से आंसर है, पशुओं के प्रति दया भाव बनाए रखने के लिए मानव मात्र को उपदेश करने के लिए ही लिखी गई है। मतलब किस तरीके से हमें पशुओं से व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ इतना मतलब कि गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उनको मारना पीटना, उनको खाना ना देना, ये बहुत ही मतलब गलत बात होती है। इसी चीज़ को उन्होंने बताया हमारे लेखक। ये कहानी दो बैलों की है, मतलब कि कथा है। इसके अंदर क्या है, भारतीयों और अंग्रेजों इन दो जातियों को भी एक व्यंजनमय कथा बन गई है। मतलब कि इसमें जो दो बैल हैं वो उनको भारतीय बताए, जो भारत के निवासी हैं, और जो उन्होंने उस पर अत्याचार करा है उन्हें वो अंग्रेज बताया गया है। ठीक है, जैसे भारतीयों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अपनी आज़ादी को प्राप्त किया, ऐसी बैलों ने भी अपनी लड़ाई के लिए संघर्ष करा, लड़ाई करी, और जब जाकर उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होती है वापस से झूरी के घर में जाते हैं और रहने लग जाते हैं। वो पूरी कहानी है यहाँ पे। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेजों के द्वारा लिखे भारतवासियों पर ऐसे ही निर्गम अत्याचार किया करते थे। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति से मतलब कि 1947 से पहले जो अंग्रेज थे वो जो भोले भाले जो हमारे देशवासी हैं उन पर क्या करती थी, अत्याचार क्या करती थी। इस कहानी में मतलब दो बैल हैं, एक का नाम हीरा, एक का नाम मोती है। इसका वर्णन किया गया है। पशुता व्यवहार करने वाले अंग्रेजों की भी व्यंग चित्र उत्कीर्ण करने लग जाती है। मतलब कि जो जिस तरीके से बैलों पर जो उसका साला होता है झूरी का, वो और भी जगहों पे उन पर काफ़ी ज़्यादा पशुता जैसा व्यवहार किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। उसी तरीके से जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने भारतवासियों को भी इसी तरीके से मारा पीटा और उनके साथ इतना ज़्यादा गलत व्यवहार किया और उनको हमेशा बंदी बना कर रखा, गुलामी करवाई। ये सारी बात इसके अंदर बताई गई है। तो आप इस क्वेश्चन को डीपली भी पढ़ सकते हो। मैंने आपको जो ऊपर और ऊपर की बातें हैं उसको मैंने अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट से क्लियर कर दिया क्या है।
ठीक है, और इसको नोट्स आप परचेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। भारतेंदु युग नाटक को प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करें। जो भारतेंदु नाटक है उनकी क्या करनी है, हमें उनकी नाटकों की विशेषताओं को बताना है। ठीक है, उनकी जो विशेषता है उनके नाटकों की, वो विशेषता हमारी क्या है। सबसे पहले उनकी नाटकों में देश प्रेम का भाव होता है, जनवादी विचारधारा होती है, हास्य व्यंग की प्रधानता होती है, प्रकृति का वर्णन होता है, गद्य एवं उनकी अन्य विधाओं का विकास किया गया होता है, छंद विधान की नवीनता होती है, भारतीय संस्कृति का गौरव गान होता है। ठीक है, ये 7 पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से रट लेने हैं, इसी को आपको अंदर एक्सप्लेन करना है। जो जो मैं बताऊंगी उसको आपको बस मतलब जो पॉइंट हाईलाइटेड पॉइंट उसको याद कर लेना है, बाकी तो आप अपना आसानी से बना कर लिख सकते हो। ठीक है, और डीपली के लिए आप इस नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, हमारा राष्ट्र प्रेम का भाव जो होता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारतवासियों में सोई हुई आत्मशक्ति के जागरण के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के प्रति लालसा बढ़ी, जिससे उनमें राष्ट्रीयता की भाव का उदय होना स्वाभाविक था। जो मतलब कि जो भारतेंदु जी थे उनके युग में क्या हुआ, ऐसे मतलब कि कहानियाँ, ऐसे मतलब कि साहित्यों का निर्माण हुआ, जिससे क्या हुआ, लोगों के अंदर जो राष्ट्रीयता की जो भावना है उसका उदय हुआ। ऐसी रचनाओं का निर्माण हुआ जिससे देशभक्ति का जो स्वर था वो पूरी उसमें मतलब गूंज उठा और लोगों के अंदर देश प्रेम की जो भावना थी वो पूरी जग उठी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, जनवादी विचारधारा। भारतेंदु युग का साहित्य पुराने ढांचों से संतुष्ट नहीं था, मतलब उन्हें जो पुराने ढांचे जिस तरीके से लिखे जा रहे थे पूरे जो साहित्य वगैरह, वो उनसे संतुष्ट नहीं थे, तृप्ति नहीं मिल रही थी। उन्होंने क्या करा, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार करे और नयापन लाने का प्रयास किया। ठीक है, मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी मतलब साहित्य किए गए, मतलब किस तरीके से मनुष्य को एकता के अंदर मतलब बांधना, एकता की सूत्र में बांध के रखना है, उस चीज़ को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बल दिया उस चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हास्य व्यंग की प्रधानता। हास्य व्यंग यानी मतलब उसके अंदर व्यंग से उन्होंने मतलब कि हंसी के द्वारा व्यंग किया गया है। जिसके हम अगर अंधेर नगरी देखें, एक हमारी हास्य कविता है, उसके अंदर व्यंग किया गया है अंग्रेज़ों के ऊपर। ठीक है, और जैसे अंधविश्वास को लेकर, रूढ़िवादी को लेकर, अंग्रेजी शासन के ऊपर, पश्चिम जो हमारी पश्चिमी सभ्यता होती है उसके ऊपर, इन सभी को लेकर, जो छुआछूत को लेकर क्या किया जाता है, व्यंग किया जाता है, कटाक्ष मारी जाती है, वो भी हास्य के रूप में। मतलब ऐसी कविता लिखी जाती है जिसको पढ़ने में मज़ा भी आता है, लेकिन वो एक तरीके से व्यंग के रूप में लिखी जाती है। इस तरीके की नई शैली का उन्होंने प्रयोग किया था अपनी रचनाओं के अंदर। प्राकृतिक वर्णन किया है उन्होंने, मतलब अलग अलग तरीके की मतलब की रचनाएं की हैं, जैसे कि उन्होंने बसंत होली और अंबिका दत्त व्यास और अलग अलग तरह की रचनाएं की हैं, मयंक महिला, और इनके अंदर प्रकृति का काफ़ी सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, गद्य एवं उनकी अन्य विधाओं का विकास। पद के साथ साथ क्या करा उन्होंने, गद्य विधा प्रयोग में आई, जिसमें मानव के बौद्धिक चिंतन का भी विकास। उन्होंने मतलब कि पद के साथ साथ, काव्यों के साथ साथ गद्य का भी विकास किया, जिससे जो मानव की जो चिंता और तर्क की जो शक्ति है वो और ज़्यादा विकसित होने लग गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, छंद विधान की नवीनता। छंद कौन कौन से प्रयोग उन्होंने, गजरी, ठुमरी, लावनी, कहरवा, मतलब अलग अलग तरीके का छंदों का प्रयोग किया। कविता, सवैया, दोहे जैसे परंपरागत छंदों के साथ साथ उनकी भी जमकर प्रयोग किया उन्होंने। जो पुराने जो परंपरागत जो छंद थे उनका भी और नए छंदों का भी उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर प्रयोग किया। 7वां पॉइंट हमारा क्या है, भारतीय संस्कृति का गौरवपूर्ण जो इतिहास है, जो हमारा अतीत है, उसको अपना विषय बनाया अपनी रचनाओं के अंदर। उन्होंने भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बताया। जो पश्चिमी सभ्यता को मतलब उन्होंने विरोध किया, इस चीज़ को उन्होंने इस तरीके से बताया। तो यही सब हमारे क्या थे, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और इन नोट्स को डीपली पढ़ने के लिए आपको इन नोट्स को परचेज करना पड़ेगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।